हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स के मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग कहेंगे कि आखिर इस बंदे ने मूवी का रिव्यू तो नहीं किया, तो यार मैंने मूवी देखी काफ़ी वक्त बाद है, बीच में मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, उस वजह से मैंने मूवी देखी ही नहीं। तो मूवी अब मैं देख चुका हूँ। मैंने सोचा मूवी के रिव्यू से पहले मूवी के मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। मिड क्रेडिट सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले कर लेते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात। तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत होती है शैंग-ची की सिस्टर से। तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत होती है शैंग-ची की सिस्टर से, जो किसी कमरे में खड़ी हुई होती है और उसे मिलती है एक पिक्चर, और वो पिक्चर और किसी की नहीं बल्कि शैंग-ची और उसकी मदर की पिक्चर होती है। तो यहाँ पे रेजर फीस्ट शैंग-ची की सिस्टर के पास आता है और उसे बुलाता है। तो शैंग-ची की सिस्टर तुरंत उठती है उस जगह से और वो भी आगे बढ़ती है। और आगे हम लोग देख सकते हैं मैंडेरियन यानी कि वुनवू, उसका जो थ्रोन होता है, अब वहाँ पे उसकी बेटी बैठी होती है। और जैसा कि हम लोगों को पता है शैंग-ची की सिस्टर है, उसे अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने का बहुत शौक है, तो वो अब अपने ही फादर के एम्पायर को मतलब आगे रूल करेगी। और हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो कि शैंग-ची की सिस्टर है, अब वो यहाँ पे फीमेल्स को भी मतलब प्रैक्टिस करवाती है, लड़ाइयाँ करवाती है। और जबकि जो मैंडेरियन था यानी कि वुनवू, वो फीमेल्स को नहीं लड़ाइयों में लड़वाता था, वो चाइनीज कल्चर के हिसाब से गलत समझा जाता था। मगर अब जो शैंग-ची की सिस्टर है, अब उसने सब कुछ ही चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे फीमेल्स और मेल्स आपस में प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे शैंग-ची की सिस्टर ने बहुत सारी चीजों में चेंजिंग किया है और बहुत सी चीजें नई लगाई है, जैसे ये डिश एंटीनास और पीछे टावर्स लगे हुए हैं, और इससे हम लोगों को साफ सुथरा पता लग जाता है अब ये 10 रिंग्स का पूरा एम्पायर शैंग-ची की सिस्टर के अंडर है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों ने बहुत सी मूवीज देखी हैं, जैसे आयरन मैन हमने देखी हुई है, थॉर देखी है, कैप्टन अमेरिका देखी है, तो उन मूवीज के एंड पे लिखा हुआ आता है कि थॉर विल रिटर्न, कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न, टोनी स्टार्क विल रिटर्न, ये लिखा हुआ आता है। तो ऐसे ही शैंग-ची के मूवी में शैंग-ची का नहीं लिखा हुआ है कि शैंग-ची रिटर्न करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रिंग्स विल रिटर्न। अगर तो यार 10 रिंग्स रिटर्न कर रही है तो जाहिर सी बात है शैंग-ची आगे रिटर्न करेगा। तो अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन के बारे में। तो इसका मिड क्रेडिट सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कमाल का है। तो अब हम लोग इसके मिड क्रेडिट सीन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में शैंग-ची और केटी इन दोनों को अपनी कहानी सुना रहे होते हैं कि कैसे उन लोगों ने पूरी दुनिया को बचाया। मगर ये दोनों शैंग-ची और केटी बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। तो उसके कुछ ही देर बाद वहां पे आ पड़ता है वोंग, जो कि शैंग-ची को कहता है कि तुम्हारे पास वो अंगूठियां हैं, वो रिंग्स हैं। शैंग-ची कहता है हाँ, और वो कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। तो शैंग-ची और केटी वोंग के साथ चले जाते हैं और इन दोनों को आखिरकार समझ लग ही जाती है कि ये दोनों झूठ नहीं बोल रहे थे। तो आगे हम लोग देखते हैं वोंग को, जो उन रिंग्स को स्टडी कर रहे होते हैं। और वहाँ पे अकेला वोंग ही नहीं होता, और भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा, और वो लोग और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल होती हैं। तो यहाँ पे वोंग कहता है कि ये रिंग्स किसी को कोई मैसेज भेज रही हैं, किसी को अर्थ पे बुला रही हैं। तो इस पे ब्रूस बैनर और कैरल डैनवर्स कहते हैं कि ये रिंग्स ना ही चितौरी है, ना ही वाइब्रेनियम है, और ना ही कॉस्मिक ओरिजिन की हैं ये रिंग्स। तो आखिर ये रिंग्स कहाँ की हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यार जैसे हम और मूवीज देखते हैं मार्वल से ही रिलेटेड, तो उनमें हमें बहुत कुछ बताया गया है, जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में, थॉर का हैमर, स्टॉर्म ब्रेकर, और भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें कि आखिर इनका ओरिजिन क्या है। उन लोगों ने हमें थोड़े बहुत वे में एक्सप्लेन किया इनके ओरिजिन के बारे में। मगर 10 रिंग्स के बारे में बस इतना बताया है कि 10 रिंग्स वुनवू को किसी क्रेटर या डूम से मिलती हैं, और कुछ भी नहीं बताया इनके बारे में कि ये आखिर किसने बनाई। तो दरअसल जो कॉमिक बुक्स हैं उनमें इनके बारे में बताया हुआ, इनके ओरिजिन सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो दरअसल में जो ये रिंग्स होती हैं, ये कॉमिक बुक्स में तो एलियन ओरिजिन की होती हैं, और इन रिंग्स को किसने बनाया, वो एक स्पीशीज होती है जिसका नाम होता है मकलुआ स्पीशीज। ये जो मकलुआ स्पीशीज होती है ना, दरअसल इसमें बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स होते हैं, उन्होंने इन रिंग्स को क्रिएट किया। तो यार एक बार की बात होती है कि एक मकलुआ स्पीशीज का जो मेंबर होता है या उनका जो भी बंदा होता है, तो वो अपने स्पेसशिप से क्रैश लैंडिंग करता है अर्थ पे। इस तरह शैंग-ची का विलन मैंडेरियन वो रिंग्स ले लेता है वहां से। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो मूवीज में हमने मैंडेरियन देखा है ना, वो कॉमिक बुक्स के मैंडेरियन से अलग है। मूवीज वाला मैंडेरियन शैंग-ची का बाप होता है और उसका नाम वुनू रहता है, मगर कॉमिक बुक्स में जो मैंडेरियन होता है वो शैंग-ची का एक अलग विलन होता है। और शैंग-ची का जो उसमें फादर होता है ना,
उसका नाम फुमांगचू रहता है। सबसे ज्यादा मजेदार बात जो है ना यार कि एक विलन है शेंकी का जिसका नाम रहता है फिंग फैंग फूम, और वो कोई साधारण सा विलन नहीं रहता, वो एक ड्रैगन होता है। वो जो ड्रैगन होता है और उसका नाम रहता है फिंग फैंग फूम, वो भी इन्हीं मकलुआ स्पीशीज को बिलोंग करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्वल वाले आगे जरूर दिखाएंगे फिंग फैंग फूम को, कहीं ना कहीं जरूर दिखाएंगे। मगर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि फिंग फैंग फूम को हम पहले भी एक जगह देख चुके हैं। अब आप लोग कहेंगे कैसे देख लिया, वो तो अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, मगर वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ था। उसे हम लोगों ने देखा था आयरन मैन 2 में, मगर वो सिर्फ एक बैनर में उसकी तस्वीर लगी हुई थी और कुछ भी नहीं था। मतलब वो सिर्फ फिंग फैंग फूम को लेके एक ईस्टर एग था। आप लोगों को बता दिए इनके बारे में, तो अब हम जरा आगे वाले सीन पे भी ध्यान दे देते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि कैप्टन मार्वल को यानी कैरल डैनवर्स को एक कॉल आती है और वो वहां से चली जाती है। तो आखिर किसकी कॉल आई? मुझे 100% यकीन है निक फ्यूरी, जो कि कैप्टन मार्वल को कॉल कर रहा होगा स्क्रल्स की शिप से, क्योंकि लास्ट टाइम हमने निक फ्यूरी को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था निक फ्यूरी को स्क्रल्स की शिप पे, और इसे साफ कंफर्म हो जाता है कि निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल के सीक्वल द मार्वल्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी है स्क्रल्स की शिप पे। तो अगली बात कर लेते हैं हम लोग मोनिका रैम्बो, जिसे हमने कैप्टन मार्वल 1 में देखा था। तब वो एक बच्ची थी, फिर थैनोस की स्नैप के बाद वो गायब हो जाती है, मतलब काफी वक्त बाद 2018 में वो गायब हो जाती है। फिर हम उसे वांडाविजन शो में देखते हैं और मोनिका रैम्बो को उसकी पावर्स मिल जाती हैं, और फिर वो वांडाविजन की एपिसोड 9 के मिड क्रेडिट सीन में कैप्टन मार्वल किसी खास दोस्त के पास चली जाती है, और वो खास दोस्त और कोई नहीं बल्कि निक फ्यूरी होता है। और मोनिका रैम्बो कैप्टन मार्वल के सीक्वल द मार्वल्स में भी देखने को मिलेगी, हम लोगों को ये कंफर्म हो चुका है। तो अगली बात कर लेते हैं मिस मार्वल के बारे में। वो भी हमें द मार्वल्स में देखने को मिलेगी कैप्टन मार्वल के साथ, और उसका कॉस्ट्यूम भी कंफर्म हो चुका है उसके सेट इमेजेस से। तो इन लोगों में से किसी की भी कॉल आ सकती है कैप्टन मार्वल को, और कैप्टन मार्वल वहां से चले गई। तो आगे अब हम बात करते हैं ब्रूस बैनर के बारे में। आखिर कैसे प्रोफेसर हल्क या स्मार्ट हल्क कैसे ब्रूस बैनर बन गया, क्योंकि हमने एवेंजर्स एंड गेम में उसे प्रोफेसर हल्क के ही रूप में देखा था ब्रूस बैनर को। तो यार सबसे पहली बात कि जो ब्रूस बैनर है अब उसकी उम्र भी हो चुकी है, बेचारा अब मौत के करीब आ चुका है, बहुत बड़ा हो गया ब्रूस बैनर भी। तो यार इस वजह से भी वो अब अपने हल्क वाले फॉर्म को ज्यादा बरकरार ना रख पाता हो, तो मतलब खुद ही ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता हो। और यहाँ पे एक चीज नोटिस की यार, यहाँ पे एक चमचमाती चीज हम देख सकते हैं ब्रूस बैनर के पास। तो शायद इस डिवाइस को यूज करके ब्रूस बैनर वापस ब्रूस बैनर बन जाता हो, मतलब स्मार्ट हल्क वापस ब्रूस बैनर बन जाता हो। और एक और पॉसिबिलिटी भी है कि ब्रूस बैनर या स्मार्ट हल्क वापस ब्रूस बैनर क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसा आप लोगों को पता है कि शी हल्क की सीरीज आ रही है, उसमें जेनिफर वॉल्टर जो कि ब्रूस बैनर की कजन होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर को अपना ब्लड जेनिफर में ट्रांसफर करना पड़ता है। और उस वक्त भी ब्रूस बैनर मतलब ब्रूस बैनर ही होता है, वो हल्क नहीं होता। तो वो जेनिफर वॉल्टर्स को अपना ब्लड ट्रांसफर करता है, तो इस वजह से जो जेनिफर वॉल्टर्स होती है वो शी हल्क बन जाती है। शायद इसी वजह से जो स्मार्ट हल्क है, प्रोफेसर हल्क है, वो ब्रूस बैनर बन गया हो। अब वो इवेंट जो भी होगा शी हल्क वाला वो करीब ही होगा, आसपास होगा, ऐसा हो सकता है। और जब शी हल्क को बैनर का ब्लड मिलता है तो मतलब ब्रूस बैनर की तरह पागल नहीं हुई थी, वाइल्ड नहीं हुई थी। सिर्फ ब्रूस बैनर जब हल्क बनता है तो बस मत ही पूछो, आप लोगों को पता ही है क्या होता है फिर। तो जैसे हल्क गामा रेडिएशन का शिकार होता है, तो ऐसे जेनिफर वॉल्टर्स गामा रेडिएशन की शिकार नहीं होती। वो तो बस जब ब्रूस बैनर का ब्लड उसके अंदर जाता है तो इस वजह से वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, और उस तरह वाइल्ड नहीं होती, अपने पूरे होशो हवास में होती है। और यार इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारा वाइल्ड वाला हल्क, खतरनाक वाला हल्क, तोड़ फोड़ करने वाला हल्क हमें शी हल्क की सीरीज में देखने को मिलेगा। तो यार कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो यार मैं जल्द ही शैंकी का रिव्यू भी कर दूंगा, ये इस संडे से पहले या संडे तक मैं रिव्यू जरूर कर दूंगा। तो यार जो लोग हमारे चैनल पे नए, वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पे पहले से ही वो करें हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पर विजिट मारे, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। मैं इस तरह के मजेदार वीडियोस मिलता रहूंगा। आपके लिए बाय।